तो इस एनिमे में हमें बताया जाता है कि इंसान का सबसे पहला वेपन उसका फीस्ट है, यानी इंसान के मुक्के। और सालों से इंसान अपने इसी हथियार के साथ फाइट करता आया है और फाइट करके इंसान का मुक्का इतना स्ट्रांग हो चुका है कि कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम कैस्टिव है और वो बेहोश जमीन पर पड़ा होता है। और जब उसे होश आता है तो वो देखता है बैटल रिंग में है और उसकी फाइट चल रही है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो यहाँ पर कैसे आया और वो किससे फाइट कर रहा है। फिर सभी लोग वहाँ पर कैस्टिव पर चिल्लाने लगते हैं क्योंकि उसे जल्दी से वापस फाइट करना शुरू करना चाहिए जिससे उन्हें मजा आ सके। फिर कैस्टिव भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद हम एक जेल को देखते हैं जिसके अंदर काफी सारे कैदी थे, पर कैदी की उम्र ज्यादा नहीं थी। तभी उन्हें खाने को खाना दिया जाता है। हालांकि वो खाना काफी ज्यादा गंदा था, पर फिर भी सभी कैदी उस खाने के ऊपर टूट पड़ते हैं और एक दूसरे से झगड़ा भी करने लगता। तभी एक लड़का जिसका नाम रोको होता है वो बीच में आता और सभी से कहता है कि वो खाना बांट कर भी खा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सभी को काफी भूख लग रही है। फिर वो सभी को बराबर खाना दे देता और वहीं कैस्टिव भी अकेला बैठा होता है तो रोको उसे भी जाकर खाना देता है। ये देखकर कैस्टिव काफी खुश होता है और रोको की तारीफ करने लगता है, जिस पर रोको थोड़ा शर्मा गया था और कैस्टिव को खाना खाने को कहता है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, इतने में एक सोल्जर आता और सभी को अपने साथ ले जाता है। फिर वो सोल्जर उन्हें बताता है कि अब उनका मॉक टेस्ट लिया जाएगा जिसमें उन्हें फाइट करनी होगी और जो भी जीतेगा सिर्फ उसे ही आगे जाने का मौका मिलेगा। पहला ही मैच रोको और कैस्टिव के बीच फिक्स होता है, जिससे कैस्टिव बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि वो रोको से फाइट करना नहीं चाहता था। फिर वो दोनों फाइट करने के लिए तैयार होने लगते और हमें पता चलता है कि रोको तो एक काफी बेहतरीन फाइटर है और वो बाकी किसी भी लड़कों से बिल्कुल अलग है। कैस्टिव भी तैयार होता है, तभी उसका मास्टर जफर उसे उसके हेडबैंड बांधने को कहता है। फिर जफर कैस्टिव से कहता है पहली फाइट है और रोको एक काफी स्ट्रॉन्ग फाइटर है, पर इस बात से कैस्टिव को डरने की कोई जरूरत नहीं। फिर उन दोनों के बीच में मैच शुरू होता और रोको मन में सोच रहा था कि वो आसानी से कैस्टिव को हरा सकता है, इसीलिए रोको उसे एक ही पंच में हराने का डिसाइड करता है जिससे कैस्टिव को भी ज्यादा दर्द न सहना पड़े। फिर रोको उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे जाने लगता है, लेकिन तभी कैस्टिव इतनी स्पीड के साथ मूव होता है कि रोको उसे देख भी नहीं पाता और उल्टा रोको को ही चोट लग जाती है। ये देखकर वो काफी हैरान था और सोचने लगता है कि ये कैस्टिव ने कैसे किया। फिर वो वापस से अटैक करने आगे बढ़ता है, पर वो एक भी पंच कैस्टिव को मार नहीं पा रहा था। उसके कई पंच से बचने के बाद कैस्टिव रोको को एक सीधा मुंह पर पंच मारता है और कई सारे पंच उसकी बॉडी पर मारता है, जिसकी वजह से रोको जमीन पर गिर गया था और वो वापस खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। कैस्टिव काफी निराश लग रहा था ऐसा करके, पर जफर लगातार उस पर चिल्ला रहा था कि उसे अपना मैच पूरी पावर के साथ करना चाहिए। ये देखकर सभी काफी हैरान होते हैं कि कैस्टिव इतनी अच्छी बॉक्सिंग करता है और रोको कैस्टिव को एक भी पंच नहीं मार पाया। फिर कैस्टिव रोको के पास जाता है और रोको उसकी काफी तारीफ करता है क्योंकि टेक्निक काफी अच्छी है। फिर कैस्टिव रोको को खड़ा होने के लिए हाथ देता है, पर जैसे ही रोको कैस्टिव का हाथ पकड़ता है कई सारे सोल्जर रोको को तीर मार देते हैं, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर कैस्टिव को काफी गुस्सा आता है और वो पूछने लगता है कि उन्होंने रोको को क्यों मारा। तभी एक आदमी खड़ा होता है और बताता है कि यहाँ पर हारे हुए लोगों की कोई जगह नहीं है, इसलिए जो हारेगा उसे मार दिया जाएगा। फिर वो आदमी अपने नाम का पहला लेटर वी कैस्टिव के हाथों पर छपवा देता है और बताता है कि आज से वो उसका फाइटर है और अब से वो उसके लिए फाइट करेगा। साथ ही वो आदमी बताता है कि अगर कैस्टिव 100 फाइट जीतता है तो इनाम के तौर में आजादी मिलेगी, जिसके बाद कैस्टिव हमेशा के लिए आजाद हो सकता है। ये सुनकर वो काफी खुश तो होता है, पर वो सोचने लगता है कि अगर वो एक भी फाइट हारा तो उसकी हालत रोको जैसी होगी, यानी उसे तुरंत ही मार दिया जाएगा। जिसके बाद जफर कैस्टिव को ट्रेनिंग देने लगता है और जफर मन में सोच रहा होता है कि कैस्टिव सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि उसकी उम्र में इतने स्ट्रॉन्ग पंच मारना काफी मुश्किल है और हर किसी की ये बस की बात भी नहीं है। पर जफर देखता है कि कैस्टिव सिर्फ अपने हाथ का ही यूज कर रहा है, इसीलिए जफर आगे आता और कैस्टिव को समझाता है कि उसे अपने लेग्स और नीज का भी यूज करना चाहिए क्योंकि उनमें हाथों से ज्यादा पावर होती है। जफर कोहनी से एक अटैक करके दिखाता है जो सही में काफी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन तभी जफर के घुटने में काफी तेज दर्द होता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर बैठ जाता है। हम देखते हैं कि जफर के घुटने में इंजरी है, जिसकी वजह से जफर का घुटना ज्यादा अच्छे से काम नहीं करता। वहीं पीछे खड़े कुछ लोग कह रहे होते हैं कि पहले जफर एक काफी स्ट्रॉन्ग फाइटर हुआ करता था, जिसकी वजह से उसे अनडिफिटेबल वुल्फ बुलाते थे, पर अब इंजरी की वजह से वो जफर सही से खड़ा भी नहीं हो सकता। कैस्टिव भी ये सुन रहा होता और उसे उन लोगों पर काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी जफर खड़ा होता और कैस्टिव को ट्रेनिंग करने की कहता है क्योंकि जल्दी ही ट्रेनिंग स्कूल्स के बीच फाइट होने वाली है जो खुद किंग कराने वाले हैं और कैस्टिव को उस फाइट में भेजा जाएगा एक स्लेव फाइटर के तौर पर। फिर हम देखते हैं कैस्टिव और उसके साथ कुछ दूसरे स्लेव से एरिना की तरफ जा रहे होते हैं। कैस्टिव काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि वो जगह काफी बड़ी थी। तभी जफर उसको समझाता है कि उसकी एक रियल फाइट होने वाली है, इसीलिए कैस्टिव को सीरियस रहना चाहिए। इसके बाद कैस्टिव रोम कैसल में भटक जाता और वो वहाँ पर रखी मूर्तियाँ देखने लगता है। तभी एक लड़का उसके पास आता और उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर वो बताता है कि वो यहाँ फाइट के लिए आया है, पर वो यहाँ पर अपने ग्रुप से बिछड़ चुका है।
फिर वो लड़का कैस्टिव से पूछता है कि क्या वो स्लेव है। के बाद वो लड़का उसे रास्ता बता देता है जहाँ उसे उसके दोस्त मिल जाएंगे। कैस्टिव जाने लगता है और उस लड़के को थैंक्स भी करता है। वो लड़का अपना नाम रुस्का बताता है और कैस्टिव को उसकी फाइट के लिए विश करता है। जिसके बाद कैस्टिव का मैच का टाइम आता है और कैस्टिव के अपोनेंट का नाम गिदोन है, जो दिखने में काफी स्ट्रांग लग रहा था। फिर वो दोनों फाइट करना शुरू करते हैं और गिदोन सोच रहा होता है कि कैस्टिव सिर्फ एक बच्चा है, वो उसे आसानी से हरा देगा। लेकिन तभी कैस्टिव गिदोन के ऊपर अटैक करना शुरू करता है और उसके अटैक इतने ज्यादा फास्ट और स्ट्रांग थे कि गिदोन उसके मूवमेंट को पहचान ही नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से वो कैस्टिव के एक भी अटैक से बच नहीं पाता और जमीन पर गिर जाता है। गिदोन वापस से खड़े होने की कोशिश करता है पर वापस खड़ा भी नहीं हो पाता और कैस्टिव अपना पहला मैच जीत चुका था। वो अपनी पहली जीत से काफी खुश था, लेकिन अब सभी लोग गिदोन को मार देने की कहने लगते हैं, जिसकी वजह से गिदोन भी काफी डर गया था। तभी एक आदमी डेमेट्रिस किंग से फैसला लेने की कहता है कि अब उन्हें हारे हुए फाइटर के साथ क्या करना चाहिए। किंग अभी काफी छोटा था और वो ऐसे किसी को मारना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से वो काफी घबरा जाता है। तभी कैस्टिव आगे बढ़ता और किंग की तरफ देखकर शांत होने का इशारा करता है। किंग को इससे काफी मदद मिलती है, पर इससे किंग की मदर काफी गुस्से में आ जाती है कि एक स्लेव फाइटर किंग को ऑर्डर कैसे दे सकता है। इसलिए वो कैस्टिव के दोनों हाथ कटवा देने का ऑर्डर देती है। पर तभी डेमेट्रिस ऐसा ना करने को कहता है, क्योंकि इससे रोमन लोगों के बीच किंग की छवि अच्छी नहीं बनेगी और आगे चलकर किंग को इससे खतरा हो सकता है। किंग की मदर को भी ये बात समझ में आती है और वो ऑर्डर देती है कि जैसा जनता चाहती है वैसा ही होगा। फिर हम देखते हैं कि कैस्टिव के साथ तो कुछ भी नहीं होता, पर गिदोन को मार दिया जाता है। जिसके बाद जफर कैस्टिव को चाटा मारकर कहता है कि क्या वो मरना चाहता है जो सभी के सामने ऐसी हरकत कर रहा है। पर कैस्टिव कहता है कि अगर उसके जीतने से हमेशा उसका अपोनेंट मारा जाएगा तो इसका मतलब कैस्टिव ही उसका कातिल है। जफर उसे इन सब बातों के बारे में ना सोचने को कहता है और सिर्फ जीतने पर ध्यान देने को कहता है। तभी एक सोल्जर आता और कैस्टिव को चलने की कहता है, क्योंकि किंग ने उसे बुलाया था। किंग उससे मिलकर उसकी काफी तारीफ करने लगता है, छोटी उम्र में इतना अच्छा फाइटर है। कैस्टिव ये देखकर काफी हैरान था कि पूरे रोम का जैसा बच्चा है। किंग की मदर जफर से पूछती है कि वो कौन है, जिस पर जफर अपना नाम बताता है और बताता है कि वही कैस्टिव को फाइट करना सिखा रहा है। किंग की मदर जफर को पहले से जानती थी, क्योंकि जफर काफी फेमस फाइटर था। तभी किंग की मदर को याद आता है कि जफर ने उनकी काफी अच्छे सोल्जर डेमेट्रिस से फाइट की। डेमेट्रिस बताता है कि उसने जफर से 10 साल पहले पिछले किंग के सामने फाइट की थी और वो काफी शानदार फाइट हुई थी। कैस्टिव सोच रहा होता है कि उसी फाइट में जफर का घुटना खराब हो गया, जिसकी वजह से उसे फाइटिंग छोड़नी पड़ी। डेमेट्रिस बताता है कि उसने आज की फाइनल फाइट काफी स्पेशल बनाई है। फिर सभी आज की फाइनल फाइट देखने लगते हैं, जो कि रुस्का का मैच है और हमें पता चलता है कि रुस्का डेमेट्रिस का ही बेटा है। ये जानकर कैस्टिव काफी हैरान होता है। रुस्का का अपोनेंट भी काफी स्ट्रांग लग रहा था और जफर बताता है कि सिर्फ उसे देखकर ही पता चल रहा है कि रुस्का के अपोनेंट की फाइटिंग स्पिरिट भी काफी स्ट्रांग है। उन दोनों की फाइटिंग शुरू होती है, पर फाइट शुरू होते ही रुस्का अपने अपोनेंट को उठाकर पटक देता है। ये देखकर सभी काफी हैरान होते हैं। फिर रुस्का उसे काफी अच्छी टेक्निक से मारता है, जिसकी वजह से उसका अपोनेंट कुछ कर नहीं पा रहा था। फिर वो अपने अपोनेंट का हाथ पकड़कर उसे तोड़ देता है और फाइट जीत लेता है। डेमेट्रिस बताता है कि उनकी फैमिली में ये लॉक और टेक्निक कई सालों से चली आ रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कैस्टिव रुस्का के साथ किंग का म्यूजिक सुनता है और उसे वो काफी पसंद भी आती है। किंग भी ये देखकर काफी खुश होता है और वो कैस्टिव को अपने दूसरे म्यूजिक सुनाने लगता है। फिर वो दोनों बात करने लगते हैं और कैस्टिव को किंग की बातों से समझ आता है कि वो अंदर से खुश नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर किंग की मदर आ जाती है और वो ये देखकर खुश नहीं थी कि उसका बेटा उन फाइटर से बात कर रहा है। इसलिए वो कैस्टिव और रुस्का को फाइट करने का ऑर्डर देती है। उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें फाइट के लिए तैयार होना पड़ता है। और तभी वहाँ पर जफर और डेमेट्रिस भी आ जाते हैं। यहाँ पर जफर कैस्टिव को फाइट कराने से बचाने की कोशिश करता है, पर अब काफी देर हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो कुछ भी कर नहीं पाता। अब यहाँ पर कैस्टिव और रुस्का आमने सामने आ जाते हैं और वो दोनों फाइट करने के लिए तैयार थे। फिर कैस्टिव रुस्का पर अटैक करना शुरू करता है, पर रुस्का आसानी से कैस्टिव के सभी अटैक को रोक रहा था और साथ ही रुस्का कैस्टिव के मुंह पर घुटना मारता है और कैस्टिव को जमीन पर गिरा देता है। फिर वो कैस्टिव का गला दबा देता है और कैस्टिव उसके लॉक से निकल ही नहीं पा रहा था। वहीं किंग की मदर उससे बार बार पूछती है कि इस टाइम एक किंग को क्या करना चाहिए। इससे किंग काफी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि वो कभी किंग नहीं बनना चाहता था और न ही वो उनके हाथ की कोई कठपुतली है। ये सुनकर किंग की मदर रोते हुए कहती है कि उसने उसे किंग बनाने के लिए कितना कुछ किया है और वो उससे ऐसे बातें कर रहा है। पर किंग की मदर रोते हुए वहाँ से चली जाती है और किंग भी उनके पीछे जाता है। वहीं रुस्का सिर्फ कैस्टिव को बेहोश कर देता है और उसे मारता नहीं। कुछ देर के बाद डेमेट्रिस रुस्का को मारता है, क्योंकि उसने कैस्टिव को बिना कुछ किए ही छोड़ दिया। पर रुस्का को अपने डिसीजन पर नाज था। दूसरी तरफ कैस्टिव हार कर काफी निराश था और वो जफर से कहता है कि हारना काफी बुरा होता है और उसे ये फीलिंग ही नहीं पसंद जो उसके अंदर से आ रही है। पर जफर कैस्टिव को फील करने की कहता है जो उसके अंदर से
बता रही थी और वो उसे कभी भूलने को नहीं कहता है, जिससे वो हमेशा जीत पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ टाइम बीत जाता है और हमें पता चलता है कि जिस स्लेव हाउस में कैस्टिव था उसे खत्म कर दिया गया है और कैस्टिव को एक बोली में बेच दिया गया था। पर अब भी कैस्टिव लगातार रून किंगडम में आता है और एक स्लेव फाइटर के रूप में फाइट करता है। जिसके बाद अब कैस्टिव का नया मालिक उससे और उसके बाकी स्लेव से कहता है कि वो अब उसे काफी सारे पैसे कमा कर देंगे। फिर वो सभी पॉम्पी नाम की एक सिटी में आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि एक काफी अमीर आदमी एक फाइटिंग टूर्नामेंट रखवा रहा है और उन्हें उसमें कम्पीट करने के लिए बुलाया गया है। फिर वो सभी उस जगह पर चले जाते हैं जहाँ वो रहने वाले हैं। वो जगह काफी बड़ी थी, जिससे कैस्टिव काफी खुश होता है और क्योंकि अब वो काफी बड़ी जगह पर ट्रेनिंग कर सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक आदमी आता है जो उन्हें धमकाने लगता है कि अगर उनमें से कोई भी उसकी ट्रेनिंग के बीच में आया तो वो उसे मार देगा। लेकिन वहीं एक दूसरा आदमी जिसका नाम रोडोक होता है वो आगे आता है और उसका कोई भी बात मानने से मना कर देता है, क्योंकि वो भी उनकी तरह ही एक स्लेव है। उन दोनों की फाइटिंग होने वाली थी। इससे पहले नसाका नाम का एक आदमी बीच में आ जाता है जो उस पूरी जगह की सिक्योरिटी का ख्याल रखता है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और कैस्टिव भी ये देखकर खुश होता है कि उनकी फाइट नहीं हुई। फिर वो आदमी अपनी ट्रेनिंग करने लगता है और वो अपने हाथ और पैर में कई लोहे के रिंग पहन लेता है और काफी अजीब तरह से ट्रेनिंग करने लगता है। फिर कैस्टिव का ओनर नसाका से पूछता है कि वो आदमी कौन है, जिस पर नसाका बताता है कि उसका नाम एमदेन है और वो यहाँ के सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर है और आज तक उसे अरीना में किसी ने नहीं हराया। फिर जफर कैस्टिव और उसके साथियों को ट्रेनिंग देने लगता और ह्यूमन बॉडी के बारे में काफी कुछ समझाता है। पर अब भी कैस्टिव का ध्यान एमदेन पर ही था, क्योंकि वो पिछले 4 घंटों से लगातार वही ट्रेनिंग कर रहा था। उसी रात कैस्टिव बाथरूम के लिए जा रहा होता है, तभी उसे छत पर एक लेडी दिखती है। वो सोचने लगता है कि कहीं वो चोर तो नहीं, पर वो लेडी नीचे उतरते हुए गिर जाती है और कैस्टिव उसकी मदद करने आ जाता है। वो लेडी उससे पूछती है कि वो कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर कैस्टिव बताता है कि वो एक स्लेव फाइटर है। फिर वो उस लेडी से पूछता है कि वो कौन है। ये सुनकर वो लेडी काफी हैरान हो जाती है कि कैस्टिव उसे नहीं जानता। फिर वो लेडी खड़ी होती है और कहती है कि जरूर कैस्टिव काफी दूर से आया होगा, इसीलिए वो उसे जानता नहीं है। फिर हमें पता चलता है कि उस लेडी का नाम सबीना है और वो इस टाउन की सबसे खूबसूरत लड़की, और देखते ही देखते हर किसी को सबीना की खूबसूरती के बारे में पता चल गया और सबीना काफी फेमस भी हो गई। तभी वहाँ पर नसाका आ जाता और सबीना वापस जाने लगती है। अगले दिन हम देखते हैं कि एमदेन सभी स्लेव से फाइट करके ट्रेनिंग कर रहा होता है, पर सभी काफी थक जाते हैं, जिसकी वजह से अब कोई भी फाइट करने के लिए तैयार नहीं था। तभी सबीना ऊपर से एमदेन से कहती है कि वो हमेशा उन कमजोरों को ही मारता है और उसने कभी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को हराते हुए नहीं देखा। ये सुनकर बाकी सभी स्लेव हंसने लगते हैं और सब चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं सबीना बैठी होती है, तभी एक लेडी उसके पास मदद के लिए आती है और बताती है कि कुछ लोग उसके बार शॉप के बाहर बैठे हैं जो हर कस्टमर को मारकर भगा रहे हैं। सबीना भी उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है और सभी स्लेव फाइटर को लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है। हम देखते हैं कि सबीना उन गुंडों से वहाँ से भाग जाने को कहती है, पर वो नहीं मानती और उल्टा सबीना को ही अपने पास रख लेने को कहते हैं। सबीना सभी स्लेव से फाइट करने की कहकर पीछे हो जाती है और सभी स्लेव उन गुंडों से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो सभी स्लेव उन गुंडों को काफी आसानी से मारने लगते हैं और कैस्टिव उनके लीडर से फाइट कर रहा था और वो उसे काफी मारता भी है, जिसकी वजह से वो कैस्टिव को गिराकर वहाँ से भाग जाता है। पर वो स्लेव सभी गुंडों को पीट देते हैं और तभी वहाँ पर नसाका भी आ जाता है। सबीना उसके ऊपर गुस्सा करती है क्योंकि वो एमदेन को जल्दी वहाँ नहीं लाया, जिसकी वजह से उन गुंडों का लीडर भाग गया। नसाका सबीना को उसके बारे में भूल जाने को कहता है, लेकिन तभी हम देखते हैं एमदेन उस गुंडे को भी रस्सी से बांधकर घसीटते हुए ले आता है। सभी ये देखकर काफी हैरान, एमदेन ने अकेले ही उन गुंडों के लीडर को मार दिया। फिर सबीना उसकी काफी तारीफ करती है, पर फिर वो कहती है कि उन्होंने उसके आने से पहले ही सब कुछ संभाल लिया था, जिस पर एमदेन सबीना से कहता है कि उसे ऐसे बाहर के लोगों के साथ बाहर जाना ही नहीं चाहिए था। पर फिर सबीना कहने लगती है कि अब तो एमदेन लगातार 48 मैच का है और हो सकता है कि वो अपना प्रॉमिस भी पूरा कर ले, जिस पर कैस्टिव सोचता है कि वो कौन सा प्रॉमिस की बात कर रहे हैं। एमदेन सबीना से कहता है कि वो अगले आने वाले टूर्नामेंट में जीतकर अपना प्रॉमिस पूरा कर लेगा। वहीं पीछे खड़े नसाका सोच रहा होता है कि एमदेन चाहे जितनी भी कोशिश कर ले और चाहे कोई भी प्रॉमिस पूरा कर ले, पर सबीना कभी उसे पूरे मन से प्यार नहीं करेगी। वो सिर्फ अपनी लाइफ खराब कर रहा है सबीना के पीछे। तभी हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर सबीना का बर्थडे होता है, जहाँ पर एमदेन भी उसे बधाई देता है। सबीना ये देखकर हंसने लगती है कि एक स्लेव उसे क्या गिफ्ट दे सकता है, तो एमदेन सबीना को अपनी 30 विन स्ट्रीक दे देता है। सबीना नसाका से क्या विन स्ट्रीक भी इतनी जरूरी हो सकती है, पर नसाका बताता है कि आज तक उनकी सिटी में इतने मैच लगातार कोई पाया और ये काफी इम्पोर्टेंट है। तो सबीना एमदेन से कहती है कि अगर वो लगातार 50 मैच जीतता है तो वो उसे स्लेव बनने से आजाद करा देगी और उसे अपना पर्सनल ट्रेनर बना लेगी। अब वापस प्रेजेंट में सबीना एमदेन से कहती है कि उसे सिर्फ 2 मैच और जीतने हैं, लेकिन अगर वो एक मैच भी हारता है तो वापस से 0 पर आ जाएगा। तभी कैस्टिव का साथी रोडेक एमदेन से कहता है कि विनिंग स्ट्रीक को तोड़ देगा
उसे आने वाले टूर्नामेंट में हरा देगा। फिर रोडेक कहता है कि पहले एमदेन को वो हराएगा और फिर कैस्टिव भी उसे हराएगा। ये सुनकर कैस्टिव हैरान हो जाता है, बारे में कुछ भी पता नहीं था। एमदेन रोडेक से कहता है कि वो यहीं उसे मार देगा। ये सुनकर वो दोनों फाइट करने लगते हैं, पर बाकी सभी उन्हें रोक लेते हैं और सबीना वहाँ से चली जाती है। फिर जाते हुए कैस्टिव सोच रहा होता है कि वो काफी छोटा और कमजोर है, जिसकी वजह से लीडर को रोक नहीं पाया था और न ही उसके मुक्कों का उस पर ज्यादा असर हुआ। इसीलिए अब कैस्टिव जल्दी से बड़ा और स्ट्रॉन्ग होने का डिसाइड करता है, क्योंकि अगर वो ऐसे ही छोटा रहा तो वो हमेशा नहीं जीत पाएगा। इसी रात उन सभी स्लेव के ऑनर ने उनके लिए काफी अच्छा खाना बनवाया था, जिससे सभी काफी खुश थे। और कैस्टिव सोच रहा होता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा खाना खाना चाहिए, जिससे वो जल्दी से स्ट्रांग हो सके। वहीं जफर कैस्टिव को देखकर समझ जाता है तकलीफ में है, इसीलिए वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर कैस्टिव सारी बात बताता है कि कैसे आज उसने एक गुंडे को मारने की कोशिश की, पर वो बहुत ज्यादा बड़ा था, जिसकी वजह से उसके अटैक का उस पर ज्यादा असर नहीं हुआ और वो उससे बचकर भाग गया। फिर कैस्टिव बताता है कि उसके पास ऐसा कोई पावरफुल मूव भी नहीं है जिससे वो एक ही अटैक में अपने अपोनेंट को हरा सके, क्योंकि उसके अपोनेंट हमेशा उसके साइज के नहीं आएंगे। फिर जफर बताता है कि ऐसा कोई मूव नहीं होता कि बस वो उसका यूज करे और उसके अपोनेंट हार जाए। अगर कैस्टिव को जल्दी से मैच खत्म करना है तो उसे और पावरफुल बनना होगा और सिर्फ तभी वो एक मूव से मैच को खत्म कर सकता है। फिर जफर कुछ देर सोचता है और कैस्टिव को अपने एक काफी स्ट्रॉन्ग मूव सिखाने को कहता है, जिसे वो अपना खुद का किलर मूव कह सकेगा। कैस्टिव जफर को जल्दी से उस मूव को सिखाने को कहता है, पर जफर पहले उसे अपने पेट भर लेने को कहता है। तो कैस्टिव खाना खाना शुरू करता है, लेकिन तभी नसाका वहाँ पर आ जाता और कैस्टिव से चलने को कहता है, क्योंकि सबीना उससे बात करना चाहती है। फिर वो सबीना के पास पहुँचता और सबीना कैस्टिव को बताती है कि उसने उसे यहाँ एक ऑफर देने के लिए बुलाया है। फिर वो बताती है कि वो चाहे तो कैस्टिव को स्लेव वाली जिंदगी और लगातार फाइट वाली जिंदगी से बाहर निकाल सकती है और हमेशा के लिए उसे आजाद कर सकती है। पर कैस्टिव पूछता है कि वो सिर्फ उसे ऐसे ही आजाद क्यों करना चाहती है, जबकि यहाँ और भी कई अच्छे फाइटर हैं। जिस पर सबीना बताती है कि कैस्टिव जितना दिखता है उससे काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए उसने उसे चुना है। फिर वो बताती है कि वो कैस्टिव को अपने साथ रोम किंगडम ले जाना चाहती है और वो उसका बॉडीगार्ड बनकर रहेगा। पर कैस्टिव पूछता है कि उसके पास पहले से तो एमदेन है, जो काफी अच्छा फाइटर है, फिर भी उसे उसकी जरूरत क्यों है। जिस पर सबीना बताती है कि सिर्फ पावरफुल होना ही जरूरी नहीं होता, एक इंसान को बात करना भी आना चाहिए और साथ ही उसे कोई कम उम्र का चाहिए जिससे वो उसे तमीज से बात करना सिखा सके। पर कैस्टिव कहता है कि पता नहीं उसका ऑनर सबीना को उसे खरीदने की परमिशन देगा भी या नहीं। पर सबीना कैस्टिव को इन सब की चिंता ना करने को कहती है। फिर वो कहती है कि तो अब तय हुआ, अब सिर्फ कैस्टिव के ऑनर से बात करना रह गया है। सबीना जाने लगती है, पर कैस्टिव उसे रोकता है और बताता है कि साथ नहीं जाना चाहता। फिर वो बताता है कि कुछ टाइम पहले उसे एक नोबेल ने खरीदा था। उस नोबेल के पास कमी नहीं थी, लेकिन वो काफी ज्यादा अकेला था, जिसकी वजह से उसने एक दोस्त खरीदा। पर वो हमेशा ऐसे चेन में बंधे नहीं रहना चाहता था, इसीलिए कैस्टिव ने आजाद होने को कहा और उस नोबेल ने उसे अकेला छोड़ दिया। इसीलिए अब कैस्टिव चाहता है कि जो भी अगला इंसान उसे खरीदे वो इंसान कैस्टिव खुद हो। वो अब वो बिक और खरीद नहीं सकता। ये सब सुनकर सबीना काफी गुस्से में आ जाती। वो कैस्टिव जैसे एक स्लेव की जिंदगी सुधार रही थी, पर कैस्टिव कहता है कि वो बेवकूफ है, पर वो ये सब फिर से नहीं चाहता। फिर वो जाने को कहने लगता है, क्योंकि जब इसे बुलाया गया वो खाना खा रहा था और उसकी फाइट भी आने वाली है जिसकी ट्रेनिंग करनी है। सबीना और ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कैस्टिव सामान फेंकने लगती है, तो वो वहाँ से भाग जाता है। उसी रात सबीना अब भी कैस्टिव के बारे में सोच रही होती है, तभी वो एमदेन को अपने पास बुलाती है और उसे कैस्टिव को काफी बुरी तरह से हराने का ऑर्डर देती है और वो उसे इतनी बुरी तरह से मारने को कहती है कि वो वापस कभी खड़ा भी ना हो सके और उसे पछतावा हो कि वो फाइटर क्यों बना। अगले दिन रोडेक काफी गुस्से में था, क्योंकि कैस्टिव को उससे पहले फाइट के लिए भेजा जा रहा था, जबकि वो पहले एमदेन से फाइट करना चाहता था। तभी नसाका कैस्टिव के पास आता और उससे पूछता है कि क्या उसके और सबीना के बीच में कुछ हुआ है। तो वो नसाका को सारी बात बता देता है कि कैसे उसने सबीना का ऑफर रिजेक्ट कर दिया। जिस पर नसाका कहता है कि जरूर सबीना ने ही उसका मैच पहले एमदेन से रखवाया होगा। पर कैस्टिव बिल्कुल डरता नहीं और कहता है उसे सिर्फ अपना मैच जीतने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा उसके लिए कुछ जरूरी नहीं है। पर नसाका काफी परेशान था, क्योंकि कैस्टिव का अपोनेंट इतना भी कमजोर नहीं होने वाला और उसके जीतने के बिल्कुल ना के बराबर चांसेस है। वहीं दूसरी तरफ एमदेन ट्रेनिंग कर रहा होता और वो काफी गुस्से में था, क्योंकि सबीना ने उसके बदले कैस्टिव को चुना था, जबकि वो कितने सालों से लगातार सबीना के लिए काम करता आ रहा है और आज तक एक बार भी कभी उसने सबीना को निराश नहीं किया था। इसीलिए अब इसका बदला एरिना में लेने का डिसाइड करता है और कैस्टिव को पूरी तरह से खत्म कर देने को कहता है। अगले दिन हमारे दोनों ही फाइटर फाइट के लिए तैयार होते हैं और दोनों को अरीना में बुलाया जाता है। एमदेन सोच रहा होता है कि आज वो कैस्टिव को हराकर ये फाइट खत्म कर देगा और इसके बाद उस दूसरे फाइटर को भी हरा देगा, जिससे आज उसका सबीना को दिया हुआ प्रॉमिस पूरा हो जाएगा। अब फाइट शुरू होती है और कैस्टिव एमदेन पर अटैक करने लगता है, पर एमदेन के हाथ की फिस्ट की वजह से कैस्टिव का कोई भी अटैक अच्छा असर नहीं कर पा रहा था, बल्कि उसे ऐसा लग रहा था कि वो एक आयरन वॉल पर मुक्के मार रहा है। पर कैस्टिव हार नहीं मानता और लगातार मुक्के मारने लगता है, वो भी और तेज स्पीड और पावर के साथ। एमदेन को लग रहा होता है कि कुछ ही देर में कैस्टिव थक जाएगा और उसे मौका मिल जाएगा उसे मारने का,
पर कैस्टिव लगातार पंच मारता चला जाता है, जिससे एमदिन भी काफी हैरान था क्योंकि अब उसके पंच रोके नहीं जा रहे थे। तभी कैस्टिव एक मुक्का मारता है जिससे एमदिन का हाथ साइड में हो जाता है, जिससे कैस्टिव को मारने की जगह मिल जाती है और वो उसके मुंह पर एक काफी स्ट्रॉन्ग पंच करता है, जिससे एमदिन जमीन पर गिर गया था। पर एमदिन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था और वो वापस खड़ा हो जाता है और अब वो सही से फाइट करने के लिए तैयार था। पर वहीं कैस्टिव काफी थक चुका था क्योंकि वो लगातार पंच मारने के चक्कर में अपनी सांस को कंट्रोल करना ही भूल गया था। वहीं अब एमदेन अटैक करना शुरू करता और काफी स्पीड के साथ कैस्टिव की तरफ मुक्के मारने लगता है। कैस्टिव अभी तक एमदेन के अटैक से बच रहा था, अब एमदेन भी फाइट में सीरियस हो जाता है और काफी स्ट्रॉन्ग मूव से अटैक करने लगता है। तभी एमदेन कैस्टिव को ऐसे दिखाता है जैसे वो उसे पंच मारने आ रहा है, जिसकी वजह से कैस्टिव अपनी बॉडी डिफेंस करता है। पर एमदेन कैस्टिव के सर पर मार देता है और कैस्टिव बच नहीं पाता और जमीन पर गिर जाता है। वहाँ पर सभी एमदेन के लिए चीयर करने लगते हैं। जफर को पता था कि एमदेन कैस्टिव को चकमा देकर उस पर अटैक करेगा और साथ ही जफर काफी हैरान भी था एमदेन की ऐसी टेक्निक देखकर। वहीं कैस्टिव काफी मुश्किल से पर वापस खड़ा हो जाता है और वापस से फाइट करने के लिए तैयार था। वो सोच रहा था कि वो एमदेन का अटैक काफी अच्छा था, लेकिन आगे उसे इस अटैक्स का ख्याल रखना होगा वरना वो ज्यादा देर तक उसके सामने टिक नहीं पाएगा। पर अब एमदेन अटैक नहीं कर रहा था, सिर्फ डिफेंसिव पोजीशन में खड़ा था। सभी को लग रहा होता है कि वो सिर्फ कैस्टिव के साथ खेल रहा है, पर जफर समझ चुका था कि एमदेन किसी किलिंग अटैक की तैयारी कर रहा है। वहीं नसाका भी ये देखकर समझ जाता है कि एमदेन कैस्टिव के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करने वाला है, जो किसी बच्चे पर नहीं करना चाहिए। पर कैस्टिव नहीं समझता और वापस लगातार पंच मारने लगता है। वहीं एमदेन मन ही मन में सोच रहा होता है कि कैस्टिव ऐसे ही पंच मारता रहा तो उसका काम और आसान हो जाएगा और जितना कैस्टिव पंच मारकर थकेगा उतना ही उसका जीत पाना मुश्किल होता जाएगा। वो एमदेन के पेट पर मारने की सोचता है, पर उसे पता नहीं था कि वो सीधा एमदेन के ट्रैप में जा रहा है। तभी कैस्टिव नीचे होता है पेट में मारने के लिए, लेकिन तभी एमदेन अपनी पूरी जान से कैस्टिव पर मारता है। वो अटैक एमदेन के इतने भारी हैंड फिस्ट की वजह से और ज्यादा जोर से लगता है और कैस्टिव तुरंत जमीन पर गिर जाता और वापस उठ भी नहीं पाता। तभी एमदेन के लिए सभी लोग चीयर करने लगते हैं। जफर और कैस्टिव के दोस्त उसे लगातार उठने की कह रहे होते हैं, पर कैस्टिव को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वहीं उसके दिमाग में किसी की आवाज आ रही होती है, पर वो पहचान नहीं पा रहा था कि वो किसकी आवाज है। तभी उसे समझ में आता है कि वो जफर की आवाज है और कैस्टिव वापस से होश में आता है। अब वो वापस से खड़ा हो जाता है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ आ गया। और हमें पता चलता है कि अचानक से बेहोश होने की वजह से कभी कभी यादाश्त भी चली जाती है और अभी वही कैस्टिव के साथ हुआ था। साथ ही जब कैस्टिव होश में आया, वो समझ नहीं आ रहा कि वो यहाँ पर कैसे आया और यहाँ पर हो क्या रहा है। वहीं वो सोच रहा होता है इंसान उसे मार देगा और न ही कैस्टिव एमदेन के किसी अटैक से बच पा रहा था, लेकिन अब भी वो हार नहीं मान रहा था। उसे सिर्फ इतना पता था वो हार नहीं सकता। एमदेन भी कैस्टिव से कहता है कि उसे अब फाइट नहीं करनी चाहिए, इससे वो मर भी सकता है, लेकिन अब भी कैस्टिव हार नहीं मानता और फाइट के लिए तैयार हो जाता होता है कि उसका अपोनेंट बिल्कुल अलग तरह से फाइट कर रहा है और तभी उसे जफर की बात याद आती है, कैसा अटैक अपोनेंट को एक ही अटैक में हराया जा सकता। अब सभी लोग भी एमदेन के ऊपर चिल्लाने लगते हैं, हमेशा वो इतना टाइम नहीं लेता अपने अपोनेंट को हराने में। वहीं एमदेन से फाइट तभी खत्म हो जानी चाहिए थी जब स्ट्रॉन्ग मूव से कैस्टिव के ऊपर अटैक किया था। तभी कैस्टिव का एक दोस्त कहता है कि समझ नहीं आ रहा कि कैसे, पर कैस्टिव किसी भी अटैक से काफी जल्दी हील हो जाता है और वापस फाइट करने के लिए तैयार रहता है। जैसे अभी एमदेन ने इतना स्ट्रॉन्ग अटैक किया, पर कैस्टिव कुछ ही देर में ठीक हो गया और वापस फाइट कर रहा है। तभी एमदेन उसके ऊपर अटैक करने लगता है, पर कैस्टिव एक कदम पीछे लेकर वापस आगे आता है और एमदेन के ऊपर अटैक करता है, पर एमदेन उसके अटैक से बच जाता है और उसका हाथ दूर कर देता है, जिसकी वजह से कैस्टिव गिरने वाला था। पर तभी गिरते हुए अटैक से बचता है और उसके पीठ पर मुक्का भी मार देता है और तभी गिरकर वापस खड़ा हो जाता है। हालांकि एमदेन को कैस्टिव के पंच से ज्यादा असर नहीं होता, पर कैस्टिव एमदेन के अटैक से बच चुका था। पर तभी हम देखते हैं कि डायरेक्ट पंच लगने की वजह से एमदेन की लेफ्ट साइड की पस चुकी है। जफर समझ गया था कि इससे पहले भी एमदेन ने पिछले खतरनाक अटैक करने के लिए पंच खाया था और इस बार पर पंच पड़ा ही हट गई। सभी काफी हैरान थे कि एक स्ट्रॉन्ग फाइटर के सामने टिका हुआ है, पर अब भी नसाका को समझ नहीं आ रहा था कि एमदेन जैसे
होता है कि धीरे धीरे वो एमदेन की मूवमेंट को समझ पा रहा है, जिससे उसे एमदेन का अगला अटैक समझने में काफी आसानी हो रही थी। पर अब भी कैस्टिव के लिए एमदेन के अटैक समझना काफी मुश्किल होने वाला था, क्योंकि अब एमदेन भी ये समझ चुका है कैस्टिव उसके अटैक को समझ रहा है, इसलिए अब वो अपना हर कदम काफी ध्यान से रखने वाला है। वहीं एमदेन सोच रहा होता है कि कैस्टिव को लगता है स्पीड से हरा सकता है, पर एमदेन की बॉडी कैस्टिव की बॉडी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए कैस्टिव का कोई भी अटैक झेलना एमदेन के लिए बच्चों का खेल है, क्योंकि वो जीतने के लिए अपनी खुद की हड्डियां तक तोड़वा चुका है। पर कैस्टिव ऐसा कोई अटैक कभी झेल नहीं पाएगा। तभी कैस्टिव के सर से खून निकलने लगता है। ये देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। कैस्टिव सोचने लगता है कि उसके माथे पर चोट लग गई। ये देखकर जफर भी काफी परेशान होने लगता है, क्योंकि फाइट के इस टाइम एक आंख में खून जाने की कैस्टिव को काफी नुकसान हो सकता था। एमदेन सोच रहा होता है कि कैस्टिव ने सबीना जैसी लड़की को अपना दुश्मन बनाया, आज उसके साथ ऐसा हो रहा है। वहीं सबीना ये देखकर काफी खुश हो रही होती है। वहीं एमदेन वापस नॉर्मल वाली पोजीशन में आ जाता है। ये देख वहीं कैस्टिव अब तय करता है टेक्निक का यूज करेगा जो उसके मास्टर जफर ने उसे सिखाई है। वो वापस से एमदेन के ऊपर अटैक करने लगता है। तभी वो एमदेन के पीछे आ जाता है और जैसा जफर ने कहा था बिल्कुल उसी तरह से एम पर पंच मारता है, जो एमदेन को काफी तेज लगती है और वो जम जाता है और वो वापस उड़ भी नहीं पा रहा था, जिसकी वजह कैस्टिव के लिए चीयर करने लग कैस्टिव को विनर अनाउंस कर दिया जाता है। भी सारे लोग चिल्लाने लगते हैं कि एमदेन तो मिला हुआ था, वो एक बच्चे से हार गया, इसलिए सभी एमदेन को मार देने को कहे। ये देखकर कैस्टिव को काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि पहले भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। तभी कैस्टिव अपना अंगूठा ऊपर करता है, का मतलब था वो एमदेन को जिंदा छोड़ देने की मांग कर रहा है। ये देखकर सभी लोग आ जाते हैं और कैस्टिव को भी मार देने को कहने लगते हैं। सबीना के सर्वेंट उसे जाने को कहते हैं, क्योंकि माहौल बिगड़ता जा रहा था। पर सबीना जल्दी से टेंट हटाने को कहती है। फिर सबीना सभी के सामने आ जाती है। कई लोगों ने कभी सबीना को देखा नहीं था। फिर वो सभी से काफी प्यार से झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी टूर्नामेंट सिर्फ शुरू हुआ है और अभी देखने लायक काफी कुछ बचा है। ये सुनकर सभी शांत हो जाते हैं। फिर वो एमदेन से काफी अच्छा किया और वहाँ से चली जाती है। वहीं सबीना के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर एमदेन शांत हो जाता और कुछ कह भी नहीं पाता। जिसके बाद हम देखते हैं कि कैस्टिव को होश आता और उसके दोस्त बताते हैं कि वो पूरे दिन से सो रहा था। जैसे ही सब खत्म हुआ था वो तुरंत ही जमीन पर गिर गया था। तभी कहता है कि एमदेन कैसा है, क्या उसकी चोट ठीक है। नसाका बताता है कि कैस्टिव की चोटें एमदेन से काफी ज्यादा बुरी, तो उसे अपनी चिंता करनी चाहिए और एमदेन बिल्कुल ठीक है। पर वो अब कभी अरीना में वापस नहीं आने वाला, क्योंकि अब उसकी विनिंग स्ट्रीक टूट चुकी है। वहीं रोडेक भी काफी गुस्से में होता है, क्योंकि एमदेन हार चुका है और अब वो उससे फाइट भी नहीं कर सकता। इसीलिए रोडेक कहता है कि अब वो टूर्नामेंट के बचे 2 दिन अपने सभी अपोनेंट को काफी बुरी तरह से मारने वाला है। फिर सभी जाने लगते हैं। पर तभी कैस्टिव जफर के बारे में पूछता है, जिस पर कैस्टिव का दोस्त बताता है कि कुछ देर पहले उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ काम पूरा करना है, इसलिए वो कुछ देर के लिए कहीं पर गए हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं जफर एमदेन के पास आ चुका था और उसे बताता है कि वो कैस्टिव का मास्टर जफर है। एमदेन उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या करने आया है, जिस पर वो बताता है कि उसने सुना है कि एमदेन ये सिटी छोड़कर जाने वाला है। फिर जफर उसे बताता है कि वो सभी भी यहाँ पर सिर्फ टूर्नामेंट तक ही है, फिर वो भी यहाँ से चले जाएंगे। फिर जफर एमदेन से कहता है कि उसे कुछ पूछना है। वो बताता है कि जिस टेक्निक का उसने कैस्टिव को हराने के लिए इस्तेमाल किया था और जो कैस्टिव ने एमदेन को हराने के लिए इस्तेमाल किया था, वो दोनों टेक्निक लगभग बिल्कुल एक जैसी है और यहाँ तक कि सेम ही जगह पर भी अटैक करती है। फिर जफर कहता है कि शायद जिस टेक्निक का एमदेन ने यूज किया उसने वो टेक्निक खुद नहीं बनाई, बल्कि किसी ने उसे सिखाई है। जफर उससे पूछता है कि वो उसे किसने सिखाई है, तो एमदेन यहाँ पर बताता है कि उसका जन्म एक स्लेव के रूप में हुआ था, जिसकी वजह से वो किसी के साथ कभी अच्छे से रह भी नहीं पाया। पर जल्दी एमदेन ने अपनी किस्मत को अपना लिया और अपनी फाइटिंग स्लेव वाली लाइफ से खुश हो गया। पर उसके पास इतनी बड़ी बॉडी नहीं थी कि वो सभी से जीत सके, इस वजह से वो पूरे दिन ट्रेनिंग करता था, पर फिर भी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पा रहा था। 5 साल पहले एक दिन ट्रेनिंग करते हुए एमदेन भगवान से इच्छा मांगता है कि उसे स्ट्रॉन्ग होना है और तभी उससे एक आदमी बात करने लगता है। जब तक उस आदमी ने कुछ बोला नहीं तब तक एमदेन को पता भी नहीं था कि उसके सामने कोई बैठा है। फिर वो आदमी उससे कहता है कि वो एमदेन को स्ट्रॉन्ग बना सकता है, पर उसकी ट्रेनिंग सिर्फ हमेशा एक गोल के लिए होनी चाहिए। उस आदमी का एक एक शब्द एमदेन की बॉडी की कोर तक जा रहा था, जिसकी वजह से वो उससे पूछता है कि क्या वो डिवाइनर मैसेंजर है जिसने उसकी इच्छा सुन ली और यहाँ पर आ गया। पर वो आदमी कहता है कि वो काफी टाइम से उसे ऑब्जर्व कर रहा था, उसके बाद ही वो उसके पास आया है। फिर वो आदमी कहता है कि एमदेन काफी टैलेंटेड है और वो नहीं चाहता कि उसके जैसा किसी टैलेंटेड इंसान का टैलेंट बेकार जाए। ये सुनकर एमदेन अपने घुटनों पर आ जाता और उस आदमी से पूछता है कि क्या वो उसे स्ट्रॉन्ग बना सकता है, जिस पर वो आदमी कहता है कि वो 3rd रेट फाइटर है, तो वो जरूर एमदेन की हेल्प कर सकता है। फिर वो कहता है कि वो काफी टाइम से किसी एमदेन जैसे इंसान की
की तलाश कर रहा था जिसका स्ट्रांग होने का मोटिव उसी की तरह स्ट्रांग हो। फिर वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसी टेक्निक भी सिखाने वाला हूँ जो तुम्हारे अपोनेंट को एक ही अटैक में हरा देगा। फिर इमदेन ने उस आदमी को अपना टीचर बना लिया, यहाँ तक कि इमदेन को उस आदमी का नाम तक भी पता नहीं था। जिसके बाद उसने उस आदमी को अपना मास्टर बना लिया और उसकी ट्रेनिंग की वजह से इमदेन लगातार स्ट्रांग बनता चला गया और लगातार फाइट्स भी जीतने लगा। और फिर एक दिन उसने वो स्पेशल टेक्निक भी सीख ली, लेकिन उसके बाद ही वो आदमी कहीं गायब हो गया और कभी लौटकर वापस नहीं आया। तो यहाँ पर जफर बताता है कि वो आदमी कोई भगवान का भेजा मैसेंजर नहीं था, बल्कि वो आदमी सिर्फ अपनी टेक्निक अच्छे फाइटर पर चेक करता है जिससे उसे पता चल सके कि उसकी टेक्निक सही में अच्छी है भी या नहीं। और एक बार जब उसका काम हो जाता है तो वो वहाँ से गायब हो जाता है। जफर की बातों से इमदेन समझ जाता है कि उस आदमी ने जफर को भी ट्रेनिंग दी है, जिस पर जफर कहता है कि वो आदमी इकलौता ऐसा इंसान है जिसे जफर ने मास्टर कहा था, पर वो उसकी ट्रेनिंग अधूरे में ही छोड़कर चला गया। फिर हम देखते हैं कि इमदेन सिटी छोड़कर जा रहा होता है, तभी नसाका उसे कुछ मेडिसिन देता है जो उसे उसके रास्ते में काम आएगी। इमदेन उन दवाइयों को लेकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद कैस्टिव और उसके साथी भी सिटी से जाने लगते हैं और हम देखते हैं कि इमदेन को हराने की वजह से कैस्टिव पूरी सिटी में काफी फेमस हो चुका है, इसीलिए सभी लोग उसके लिए फूल फेंक कर उसे गुड बाय कह रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी स्लेव्स रॉड बनाने का काम कर रहे होते हैं और सभी काफी थक चुके थे अब, क्योंकि हर कोई काफी लंबे टाइम से बिना रुके काम कर रहा था और अब तो सभी का पूरा शरीर थकान की वजह से टूट रहा होता है। तभी एक सोल्जर कहता है कि अब वो सभी खाना खा सकते हैं। ये सुनकर वो सभी काफी खुश होते हैं, पर अब भी खाना खाते हुए वो यही शिकायत कर रहे थे कि उन्हें कब तक यही काम करना होगा, क्योंकि वो सभी काफी लंबे टाइम से यही कर रहे थे और अब तो उनके हाथों से खून तक आने लगा है। पर कैस्टिव उन सभी पर चिल्लाता है और कहता है कि उन्हें इस सबको भी अपनी ट्रेनिंग का हिस्सा समझना चाहिए और इसकी मदद से लगातार स्ट्रांग होने पर ध्यान देना चाहिए। पर फिर भी वो सभी शिकायत करने लगते हैं कि ये काम काफी ज्यादा बेकार है, जिस पर कैस्टिव भी कहता है कि ये काम काफी बेकार है और उनका हर दिन काफी ज्यादा बेकार और बोरिंग होता है, लेकिन फिर भी वो सभी हमेशा के लिए ऐसे कमजोर नहीं रह सकते और यही उनके मास्टर भी चाहते हैं। तभी हम पास्ट का एक सीन देखते हैं जहाँ पर जफर उन सभी को कहता है कि वो सभी काफी ज्यादा कमजोर हैं, इसीलिए उन्हें सबसे पहले अपनी पावर बढ़ाने पर काम करना चाहिए। इसीलिए जफर उन सभी को रॉड बनाने का काम करने को कहता है और उन्हें तब तक ये काम करना होगा जब तक जफर उन्हें रोके ना। अब वो सभी पिछले 2 महीनों से लगातार यही काम कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी बॉडी का हर एक पार्ट दर्द कर रहा था। फिर ऐसे ही एक दिन जफर उनके पास आता है और वो उन सबको अपने साथ चलने को कहता है। इससे सभी को लगने लगा था कि उनका ये लेबर वाला काम अब खत्म हो गया है और अब वो आराम कर सकते हैं। पर जफर उनसे कहता है कि उन्हें गलत नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए उन्हें आराम मिल रहा है और उन्हें वापस यही करने आना है। ये सुनकर सभी वापस से काफी निराश हो जाते हैं। फिर जफर बताता है कि उन सभी को ये काम कम से कम 6 महीनों के लिए करना होगा। तो कैस्टिव पूछता है कि फिर उन्हें लेकर कहाँ जाया जा रहा है, जिस पर जफर बताता है कि उनके ऑनर ने उन्हें बुलाया है। कैस्टिव जाकर देखता है कि कुछ सोल्जर उसकी तलाश में यहाँ पर आए हैं, क्योंकि किंग एक फाइटिंग टूर्नामेंट रखवा रहे थे, इसीलिए वो लोग सिर्फ अच्छे फाइटर की तलाश कर रहे थे और उन्होंने कैस्टिव के बारे में काफी सुन रखा था। उसका ऑनर उससे कहता है कि कैस्टिव को खुश होना चाहिए कि वो लोग इतनी दूर से सिर्फ उसके लिए आए हैं। पर वो दोनों सोल्जर पूछते हैं कि क्या वो लड़का ही सही में कैस्टिव है, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही लड़का है जिसके बारे में उन्होंने इतना कुछ सुना है। फिर वो सोल्जर बताते हैं कि उन्हें पता चल ही जाएगा कि कैस्टिव इतना स्ट्रांग है भी जितना उन्होंने सुना है, क्योंकि उस टूर्नामेंट में ज्वाइन होने से पहले उन्हें क्वालिफाइंग मैच से गुजरना होगा, जिसमें पूरी दुनिया से काफी स्ट्रांग फाइटर भी होंगे और कैस्टिव को उनसे फाइट करनी पड़ेगी। फिर वो सोल्जर बताते हैं कि जो कोई भी मेन टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा उन सभी को रिवॉर्ड मिलेंगे और जो भी उस टूर्नामेंट का विनर होगा उसे खुद किंग अपने हाथों से रिवॉर्ड देंगे। फिर उन दोनों में से एक सोल्जर कैस्टिव को बताता है कि उसके जैसे एक फाइटिंग स्लेव को उसकी आजादी भी दी जा सकती है। तो कैस्टिव को भी लगने लगता है कि ये एक काफी अच्छा मौका हो सकता है अपनी आजादी पाने का और हो सकता है ऐसा मौका उसे आगे चलकर कभी मिले ना। पर उसके मन में कुछ अजीब फील हो रहा था, जैसे वो किंग नॉर से कभी बच नहीं पाएगा और हमेशा उसे उसके साथ में ही रहना होगा। फिर उसका ऑनर कहता है कि कैस्टिव बॉक्सिंग डिवीजन से फाइट करने वाला और रोड एक मिक्स डिवीजन से। फिर वो जफर से उन दोनों को अच्छे से ट्रेनिंग देने को कहता है, जिससे वो दोनों सबसे अच्छा परफॉर्म कर सके। जफर भी तैयार था उन दोनों को काफी अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए। फिर हम देखते हैं कि जफर कैस्टिव से बताता है कि अब उनके पास क्वालिफायर मैच के लिए 1 महीने से भी कम टाइम है, इसीलिए जफर कैस्टिव को ट्रेनिंग हार्ड करने को कहता है, पर कैस्टिव को अपने पिकैक्स से भी ट्रेनिंग करते रहना होगा। ये सुनकर कैस्टिव थोड़ा निराश होता है, पर जाते हुए जफर कैस्टिव को भरोसा रखने क्योंकि आगे चलकर यही उसके काम आने वाला है। फिर कैस्टिव भी जाकर वापस पिकैक्स चलाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्वालिफाइंग मैच के लिए सिर्फ एक ही दिन बचा है और कैस्टिव और बाकी सभी उस रिंग में आते हैं जहाँ पर मैच होने वाला था, लेकिन वो जगह काफी ज्यादा छोटी थी, जो देखकर कैस्टिव काफी हैरान था, क्योंकि उस जगह पर फाइट करना काफी मुश्किल होने वाला है। तभी कैस्टिव का ऑनर उससे फाइट में कुछ अच्छा करने को कहता है, क्योंकि उसने कैस्टिव की फाइट के लिए फीस भरी है। जिस पर कैस्टिव पूछता है कि किंग नॉर ने खुद उन्हें फाइट के लिए इनवाइट किया था, तो फिर क्यों उन्हें फीस देनी पड़ रही है। जिस पर जफर बताता है कि ये तो सभी की पुरानी टेक्निक रही है, हमेशा ये हारने वालों का पैसा जाता है। फिर कैस्टिव का ऑनर कहता है कि पर विनर को जो चाहिए वो मिलेगा
पड़ेगा, इसीलिए बिना पैसे खर्च किए वो कभी कुछ जीत भी नहीं सकते। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्वालिफाइंग की फाइट शुरू हो जाती है और सभी फाइटर एक एक करके फाइट करने लगते हैं और लगातार लोग जीत भी रहे थे और हार भी रहे थे। ऐसे ही कैस्टिव का भी मैच आता और वो सोचता है कि अगर एक जीत उसे उसकी आजादी के पास ले जाती है तो वो कभी हारने नहीं वाला। उसका अपोनेंट सोच रहा होता है कि वो आसानी से कैस्टिव को हरा सकता है, इसलिए वो सीधा उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। पर कैस्टिव अपने अपोनेंट के अटैक से बचता है और उसे मारता है। ये देखकर उसका अपोनेंट समझ जाता है कि उसका अपोनेंट कोई आम बच्चा नहीं है जिससे वो आसानी से जीत सकेगा। फिर कैस्टिव लगातार अपने अपोनेंट को मारता और जीतने का एक चांस भी नहीं देता और कुछ ही देर में काफी आसानी से कैस्टिव जीत जाता है। और सभी ये देखकर काफी हैरान थे कि उसने इतनी आसानी से अपने से बड़े फाइटर को हरा दिया। फिर वो अपने साथियों के पास जाता और वो सभी कैस्टिव की तारीफ करने लगते हैं कि उसने काफी अच्छा किया और वो पहले से काफी स्ट्रांग हो चुका है। पर वो शांत था और कुछ भी कह नहीं रहा था। फिर कैस्टिव को अपने आप पर गुस्सा आने लगता है क्योंकि सभी को लग रहा था कि उसने वो मैच काफी आसानी से जीत लिया, पर असल में उस मैच को जीतने में कैस्टिव को काफी दिक्कत हुई थी। फिर जफर अपनी बातों से उसका मन शांत करने की कोशिश करता और उससे काफी असर भी पड़ता है। जिसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसकी किस्मत काफी अच्छी होती है और जिसकी मदद से वो हर गेम भी जीत रहा होता है। फिर वो आदमी कहता है कि वो अपनी इसी किस्मत के भरोसे ये टूर्नामेंट को जीत कर दिखाएगा। वहीं कैस्टिव अपने अगले हर मैच को जीतता चला जाता है, पर अब वो अपने अपोनेंट पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखा रहा था और लगातार सभी को काफी बुरी तरह से पीट कर जीत रहा होता है। फिर जफर कुछ चीजें कैस्टिव को समझाता है जो वो गलत कर रहा था और उसकी वजह से हो सकता है आने वाले फाइट्स में उसे दिक्कत हो। तभी कैस्टिव जफर पर चिल्लाता है और कहता है कि वो अपनी सारी फाइट जीत रहा है, लेकिन फिर भी जफर ने उसकी एक बार भी तारीफ तक नहीं की और जीतने के बाद उसे वो खुशी नहीं मिल रही क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी कैस्टिव को जीतने में काफी टाइम लग रहा है। जफर इसका कोई जवाब नहीं देता। फिर कैस्टिव अपने दिमाग को ठंडा करने के लिए बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद कैस्टिव के दोस्त कहते हैं कि वो पहले से बदल चुका है, वो स्ट्रांग तो हो रहा है पर वो कभी अपने अपोनेंट को इतनी बुरी तरह से नहीं मारता था, बल्कि उसे तो अपने अपोनेंट के लिए बुरा भी लगता था। पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों कैस्टिव हर चीज से इतना गुस्सा होता जा रहा है। तभी उन्हें याद आता है कि जब से वो सभी पिकैक्स की ट्रेनिंग कर रहे थे तभी कैस्टिव ऐसी हरकतें करने लगा था। अगले दिन कैस्टिव पिकैक्स की ट्रेनिंग कर रहा होता और उसके हाथ से भी ब्लड आने लगता है, लेकिन फिर भी वो रुक नहीं रहा था। तभी वहाँ पर जफर आ जाता और कहता है कि कैस्टिव के इतना मेहनत करने के बाद भी वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो पा रहा और इसी वजह से कैस्टिव अब इतना गुस्से में रहने लगा है। पर यहाँ पर कैस्टिव मना करता है क्योंकि उसे अपनी ट्रेनिंग के काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले थे और अब वो पहले से काफी स्ट्रांग हो चुका है और न ही ये रीजन है उसके गुस्से का। और फिर वो वापस से अपने पिकैक्स के साथ ट्रेनिंग करने लगता है। तभी वहाँ पर जफर आता और उससे पूछता है कि क्या वो बिना किसी गोल के सिर्फ गड्ढे खोदने में लगा है। वो उससे कहता है कि अब वो कैस्टिव को हर चीज समझाने नहीं वाला क्योंकि अब उसको खुद इतना समझदार होना चाहिए। पर जफर कैस्टिव को एक हिंट देता है क्योंकि वो अपने गोल के काफी पास है। फिर जफर बताता है कि जब हार्ड जमीन आ जाती है तब कैसे कैस्टिव पिकैक्स चलाता है, उसे बिल्कुल वैसे ही फाइट में पंच भी चलानी चाहिए। अब काफी रात हो जाती है पर कैस्टिव अब भी पिकैक्स को चला रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उस फीलिंग को पहचाना जाए जिससे वो उसे अपने पंच में यूज कर सके। फिर कैस्टिव एक लड़के का मैच देखने जाता और वो लड़का काफी आसानी से अपने अपोनेंट को हरा देता है और सभी लोग कहने लगते हैं कि वो काफी स्ट्रॉन्ग फाइटर है और सभी को लगने लगता है कि वही इस क्वालिफायर का चैंपियन भी बनेगा। उसी रात कैस्टिव खाना खाकर जाने लगता है। तभी उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि क्या वो वापस से पिकैक्स की ट्रेनिंग के लिए जा रहा है। तो कैस्टिव का एक दोस्त कहने लगता है कि उस ट्रेनिंग को करने से फायदा ही क्या है, क्यों कर रहे हैं वो सभी इतनी मेहनत। तभी कैस्टिव कहता है कि जो शिकायत करता है वो कभी कुछ सीख नहीं पाता, इसीलिए उन्हें शिकायत नहीं करनी चाहिए। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। फिर हम उसी लड़के को देखते हैं जिसे हमने पहले मैच में देखा था। तभी उसे कैस्टिव के बारे में पता चलता है कि वो भी एक काफी अच्छा फाइटर है और उसने अभी तक अपने सभी अपोनेंट को काफी आसानी से हराया है। उसकी इतनी तारीफ सुनकर वो लड़का भी उससे फाइट करने की सोचने लगता है। फिर हम देखते हैं कि कैस्टिव अपने अगले मैच के लिए जाता है और उसके सामने एक काफी स्ट्रॉन्ग आदमी था। यहाँ पर कैस्टिव फाइट करते हुए सोच रहा होता है कि उसे अपने पंच में उसी पिकैक्स वाले पावर और दर्द को लाना होगा जैसा जफर ने उससे कहा था। वो उस आदमी के हर पंच से बच रहा था और साथ ही उसे लगातार मार भी रहा होता है। तभी वो आदमी कैस्टिव पर अटैक करने लगता है, पर वो पिकैक्स को याद करता है और सोचता है कि जब कोई हार्ड पत्थर आ जाता है तो वो अपने हाथों को कैसे चलाता है, बिल्कुल वैसे ही वो पंच मारता है। उसका वो पंच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो आदमी एक ही पंच में बेहोश हो जाता है और यहाँ पर कैस्टिव की जीत हो जाती है। ये देखकर वो काफी खुश होता है कि उसने एक आदमी को एक ही पंच में हरा दिया। जफर भी खुश होता है कि आखिरकार कैस्टिव उस ट्रेनिंग का सही मत। अगले दिन वो सभी वापस से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी कैस्टिव अपने दोस्तों से कहता है कि कुछ दिनों से वो काफी गुस्से में था, इस वजह से वो उन सभी के साथ भी अच्छे से नहीं रह रहा था। लेकिन वो बताता है कि अब वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि उसे जो चाहिए था वो उसे पिछली फाइट में मिल गया। फिर वो सभी कैस्टिव से कहते हैं कि अगर वो किसी दिक्कत में हो तो वो उनसे बात कर सकता है। वो सभी उसकी परेशानी के बारे में जरूर काफी अच्छे से सुनेंगे। तो कैस्टिव भी ये सुनकर काफी खुश होता है। वो अभी अपने दोस्तों से बात कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर वो लड़का आ जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या वो वही फाइटर है जो बिना एक भी पंच खाए अभी तक जीतता आ रहा है। उस लड़के को देखकर कैस्टिव
कैस्टी को भी याद आता है कि वो तो वही फाइटर है जिसका मैच उसने देखा था। फिर वो लड़का बताता है कि वो सेमीफाइनल के ग्रुप 1 में है, तो कैस्टी कहता है कि वो तो ग्रुप 2 में है। ये सुनकर वो लड़का खुश होता है क्योंकि उसे कैस्टी से फाइनल में फाइट करने का मौका मिलेगा। फिर वो लड़का वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए कैस्टी से कहता है कि वो फाइनल के लिए तैयार रहे क्योंकि वो कैस्टी को इतनी आसानी से नहीं जीतने देने वाला। तो यहाँ पर कैस्टी के दोस्त उससे उस लड़के के बारे में ज्यादा ना सोचने को कहते हैं क्योंकि हो सकता है कि वो यहाँ पर सिर्फ उसका मैच से ध्यान भटकाने आया हो, इसीलिए कैस्टी को सिर्फ अपने मैच पर ध्यान देना चाहिए। और फिर वो अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का भी कैस्टी का सेमीफाइनल मैच देखने आया होता है और वो भी काफी हैरान था उसके स्किल्स को देखकर, क्योंकि कैस्टी काफी कम उम्र में ही काफी अच्छा फाइटर बन चुका है और उसकी फाइटिंग टेक्निक भी काफी कमाल की है और उसके पंच में भी काफी ताकत है, जबकि उसकी उम्र के लड़कों में इतना स्ट्रॉन्ग पंच मारने की पावर नहीं होती। तभी उस लड़के की नजर जफर की तरफ जाती है और उसे लग रहा था कि उसने जफर को पहले भी कहीं पर देखा है और तभी उसे याद आता है कि ये तो वही फेमस फाइटर है जो अपने घुटनों की इंजरी की वजह से गायब हो गया था। अब उसे समझ में आता है कि कैस्टी की इतनी अच्छी स्किल्स और टेक्निक की वजह जफर है, उसी ने उसे ये सब सिखाया होगा। जिस पर वो लड़का सोचता है कि कैस्टी को हराना बिल्कुल ऐसा होगा जैसे उसने इतने स्ट्रॉन्ग फाइटर जफर को हरा दिया। उसी रात कैस्टी सोच रहा होता है कि कल फाइनल है और क्या उसका मैच सही में उसी लड़के के साथ होने वाला है। वो सोचता है कि वो कल का मैच हार नहीं सकता, चाहे उसका अपोनेंट कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, क्योंकि उसे जीतकर मेन टूर्नामेंट में जाना है जिससे वहाँ पर भी वो जीत सके। और ऐसे कई लोग हैं जो कैस्टी को जीतता हुआ देखना चाहते हैं, इसीलिए वो उन्हें निराश नहीं कर सकता। पर वो सोचता है कि अगर वो कल का मैच भी जीत जाता है तो उसे सिर्फ टूर्नामेंट में ज्वाइन होने का चांस मिलेगा और कैस्टी को वापस से फाइट करनी होगी और जीतना भी होगा। पर वो तय करता है कि अगर उसे आजाद होना है तो जरूर ही उसे जीतना होगा, वरना अब तक उसने जो भी किया सब बेकार हो जाएगा। अगले दिन कैस्टी फाइट के लिए तैयार हो जाता है और जफर कैस्टी को उसकी फाइट से पहले कुछ चीजें समझाता है जो उसकी काफी काम की हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ वो लड़का काफी कॉन्फिडेंट दिख रहा था, जैसे उसे पता हो कि वो जीतने ही वाला है। ये देखकर उसके दोस्त कहते हैं कि उसका अपोनेंट बच्चा जरूर है, लेकिन उसे उस बच्चे को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि अगर उसने ये गलती की तो आगे चलकर उसके साथ काफी बुरा भी हो सकता है। जिस पर वो लड़का कहता है कि उन्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने पहले ही अपने अपोनेंट को काफी अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया है, इसीलिए उसे पता है कि उससे कैसे फाइट करनी चाहिए। फिर वो बताता है कि कैस्टी का डिफेंस काफी अच्छा है और उसकी पंच में इतनी पावर है कि वो अपने अपोनेंट को एक ही सही पंच में हरा सकता है। पर फिर वो बताता है कि कैस्टी के अंदर एक काफी बड़ी कमजोरी है जो उसके लिए काफी बुरी बनने वाली है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कैस्टी और उसका अपोनेंट फेलिक्स दोनों गेट से अंदर आते हैं और गेट बंद हो जाता है और अब गेट वापस तब तक नहीं खुलने वाला था जब तक उन दोनों में से कोई एक हार नहीं जाता और न ही उनके पास कोई भागने की जगह है। फिर दोनों की फाइट शुरू होती है और यहाँ पर कैस्टी सोचने लगता है कि उसे फेलिक्स के ऊपर कैसे अटैक करना चाहिए, क्योंकि फेलिक्स का साइज ज्यादा बड़ा नहीं है तो कैस्टी को अटैक करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। पर वो ये भूल भी नहीं सकता था कि फेलिक्स सही में एक अच्छा फाइटर है और इसी की वजह से वो फाइनल तक आ पाया। और फिर वो अटैक करना शुरू करता है जिससे वो पता लगा सके कि फेलिक्स कैसे फाइट करता है। फेलिक्स भी वही करता है। फेलिक्स भी यहाँ पर उसके अटैक से बच रहा था, पर कैस्टी के अटैक काफी फास्ट थे जो देखकर फेलिक्स काफी हैरान होता है क्योंकि देखने और उनका सामना करने में काफी अंतर है। अब फेलिक्स भी अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी फाइटिंग पोजीशन भी बदल लेता है। तभी फेलिक्स काफी स्पीड के साथ कैस्टी को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। कैस्टी उसके पहले पंच से बच जाता है। तभी फेलिक्स अपना दूसरा हाथ भी पंच मारने के लिए आगे बढ़ाता है, पर वो उससे भी बच रहा होता है। लेकिन तभी कुछ होता है जिसकी वजह से कैस्टी फेलिक्स के पंच से बच नहीं पाता और फेलिक्स का पंच सीधा उसके सर पर लगता है जिससे कैस्टी अपने घुटनों पर आ जाता है। कैस्टी सोचता है कि उसे तो लगा था कि वो आसानी से फेलिक्स के पंच से बच जाएगा, लेकिन फिर भी उसे पंच कैसे लग गया। तभी फेलिक्स उसे उठने को कहता है क्योंकि अभी तो उसने फाइट शुरू भी नहीं की है और ये तो सिर्फ उसका हेलो कहने का एक तरीका है। अब दोनों वापस से आमने सामने आ जाते हैं और फेलिक्स वापस से अपनी अजीब पोजीशन के साथ फाइट करने के लिए तैयार था और वहीं कैस्टी इस बार फेलिक्स के अटैक पर पूरा ध्यान देने की कोशिश करता है। तभी फेलिक्स 2 पंच मारता है पर कैस्टी उनसे बच जाता है, लेकिन तीसरा पंच वापस से उसे लग जाती है जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। को भी समझ नहीं आ रहा था कि कैस्टी को हो क्या गया, क्योंकि इतनी ध्यान से देखने के बाद भी लगातार उसे 2 पंच लग चुके थे। तभी जफर बताता है कि कभी कभी ज्यादा ध्यान देने से देखना भी भारी पड़ जाता है और अपोनेंट को अटैक करने का मौका मिल जाता है। साथ ही कैस्टी वो अपनी बॉडी की वजह से हार रहा है क्योंकि फेलिक्स उसे ऐसा दिखा रहा है कि वो क्लोज रेंज अटैक कर रहा है, पर असल में वो लॉन्ग रेंज अटैक कर रहा था, जिसकी वजह से कैस्टी उसके किसी भी अटैक से बच नहीं पा रहा और वो इस वजह से उसके अटैक को डॉज नहीं कर पा रहा क्योंकि फेलिक्स के अटैक उसकी बॉडी की रेंज से काफी ज्यादा दूर जा रहे हैं। इसीलिए वो समझ नहीं पा रहा कि उसे कितना दूर हटना चाहिए और तभी फेलिक्स कैस्टी पर अटैक कर पा रहा है। फेलिक्स अपने फ्लेक्सिबल शोल्डर की मदद से ऐसा कर पा रहा था क्योंकि फेलिक्स अपने शोल्डर को पूरी तरह से आगे कर रहा है, जिससे उसके हाथ काफी दूर तक जा पा रहे थे। साथ ही जफर बताता है कि फेलिक्स को ये टेक्निक सीखने में काफी टाइम और ट्रेनिंग लगी होगी और इसीलिए अब वो काफी स्ट्रॉन्ग पंच भी चला पा रहा है। तभी जफर सोचता है कि कैस्टी को अब तक इस सिचुएशन से निकलने का कोई रास्ता निकालना चाहिए
था। तभी जफर को कुछ समझ आता जिससे वो काफी परेशान होने लगता और सोचता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं कैस्टिव दीवार के पास आ चुका था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, क्योंकि कैस्टिव के एक पैर की हड्डी डिस्लोकेट हो चुकी थी। तभी फेलिक्स कैस्टिव से कहता है कि उसे पता है कैस्टिव के पैर में इंजरी आ चुकी है, क्योंकि जब फेलिक्स ने उसे पहला पंच मारा था तब उसकी पूरी बॉडी का वेट अचानक से उसके एक पैर पर आ गया था, जिसकी वजह से कैस्टिव के पैरों में इंजरी आ गई। तभी फेलिक्स उससे कहता है कि लक हमेशा उसकी साइड रहता है और वो फाइट को खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि अब पैर में इंजरी के साथ तो कैस्टिव बिल्कुल भी फेलिक्स के सामने टिक नहीं सकता। और तभी वो उसके ऊपर पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर कैस्टिव आगे आता और सोचता है कि वो फेलिक्स के अटैक से पीछे हटने के बजाय उसके पास जाएगा, जिससे कैस्टिव को भी अटैक करने का स्पेस मिलता और उसे फेलिक्स का अटैक लगता भी नहीं। उसके पंच से फेलिक्स पीछे गिर जाता और वो काफी हैरान था कि वो उसे पंच करने में कामयाब हो गया। कैस्टिव के दोस्त काफी खुश होते हैं कि उसने अटैक से बचने का रास्ता निकाल लिया, पर यहाँ पर कैस्टिव सोच रहा होता है कि उसके पंच ने ज्यादा कुछ नहीं किया, क्योंकि अगर वो अपने पैरों से भी पंच को पावर दे पाया होता तो वो पंच फेस पर काफी जोर से लगती और हो सकता था कि वो फाइट वहीं पर खत्म हो जाती। पर तभी फेलिक्स वापस खड़ा होता है और अब उसने वापस से अपने हाथ अपनी बॉडी के पास कर लिए थे और तभी वो कैस्टिव के ऊपर अटैक करने लगता और इस बार वो लगातार अटैक कर रहा था, जिसकी वजह से कैस्टिव दीवार के पास पहुंच जाता है और अब वो फेलिक्स के अटैक से बच नहीं पाता और फेलिक्स वापस से कैस्टिव को पंच मार देता है। वहीं जफर सोच रहा होता है कि फेलिक्स ने एक ऐसी छोटी एरिना में काफी सारी फाइट लड़ी है, जिसकी वजह से वो इसमें काफी अच्छा है और उसे पता है कि यहाँ कैसे फाइट करना चाहिए और कैसे अपने अपोनेंट को दबाया जा सकता है। वहीं कैस्टिव सोचता है कि वो हार नहीं सकता और जब तक वो ठीक है वो लगातार फाइट करता रहेगा। फिर कैस्टिव वापस से लगातार फेलिक्स को पंच मारने लगता है। फेलिक्स कैस्टिव को वापस से फॉर्म में नहीं आने देना चाहता था, इसीलिए वो भी लगातार पंच कर रहा था। तभी फेलिक्स एक स्ट्रॉन्ग पंच मारने वाला होता है, पर कैस्टिव उससे बच जाता है और फेलिक्स को समझ आने लगता है कि कैस्टिव कोई प्लान बना रहा और वो कुछ करने वाला है। कैस्टिव के दोस्तों को भी लग रहा था कि उसका फेलिक्स से बचना मुश्किल होता जा रहा है और वो दीवार की दूसरी तरफ भी नहीं आ पा रहा, पर जफर उन्हें समझाता है कि उसने अभी तक हार नहीं मानी है और ये सिर्फ उसकी आंखें देखकर ही पता चल रही है और जब तक कैस्टिव हार नहीं मानता तब तक कुछ खत्म नहीं हुआ है। वहीं फेलिक्स भी काफी हैरान था कि अब तक कैस्टिव उसके सामने टिका हुआ है और आज से पहले फेलिक्स ने ऐसे ही किसी फाइटर के साथ कभी फाइट नहीं की जो इतना घायल होने के बाद भी बिना रुके फाइट कर सकता हो। वहीं कैस्टिव समझ चुका था कि फेलिक्स भी धीरे धीरे थक रहा है। तभी दोनों ही एक दूसरे के पीठ में काफी स्ट्रॉन्ग पंच मारने लगते हैं, जिससे दोनों को ही काफी दर्द हो रहा था, लेकिन दोनों में से कोई भी रुकने के लिए तैयार नहीं था। जल्दी उसका पैर काफी दर्द करने लगता है और उसके हाथ भी और पंच सहने नहीं वाले थे। तभी फेलिक्स कैस्टिव को एक पंच मार देता है, जिसकी वजह से कैस्टिव गिरने वाला था और कैस्टिव भी समझ जाता है कि अगर वो जमीन पर गिर गया तो पक्का वो बेहोश हो जाएगा। लेकिन तभी कैस्टिव अपने आप को गिरने से रोकता और वापस खड़ा हो जाता है, पर तभी फेलिक्स उसके ऊपर एक और पंच मारने आगे आता है, पर कैस्टिव नीचे से बच जाता है और फेलिक्स के पीठ में मुक्का मार देता है और फिर भी वो रुकता नहीं और वापस से एक पंच सीधा फेस पर मार देता है। फेलिक्स भी ये देखकर हैरान था कि ये बच्चा कौन है जो इतनी बुरी हालत में होने के बाद भी उससे बिना रुके फाइट किए जा रहा है। जफर भी समझ जाता है कि कैस्टिव वापस मैच में आ रहा है, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है, सिर्फ एक ही अटैक काफी है जो सब कुछ बदल सकती है। तभी जफर बताता है कि कैस्टिव हार नहीं मान रहा, बल्कि वो मौका ढूंढ रहा है उस अटैक को करने का। तो कैस्टिव कमजोर बॉडी पार्ट पर अटैक करना सही से सीख रहा होता है कि कैसे वो उन जगहों पर काफी स्ट्रॉन्ग अटैक कर सकता है। वहीं फेलिक्स सोच रहा होता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आमतौर पर इस टाइम तक अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहा होता है, पर कैस्टिव अब भी उससे फाइट कर रहा है। तभी फेलिक्स कैस्टिव पर अटैक करता है, लेकिन वो वापस से उसके अटैक से बचकर फेलिक्स के पीठ पर एक पंच मारता है और तभी फेलिक्स को सांस अंदर लेने में परेशानी होने लगती है। वो सोच में पड़ जाता है कि क्या कैस्टिव अभी तक उसकी सांसों को देख रहा था और सिर्फ सांस अंदर लेने के ही टाइम पर अटैक कर रहा था, जिससे अब फेलिक्स को सांस लेने में दिक्कत आ रही होती है। तभी कैस्टिव वापस से पीठ पर मारने जाता है और फेलिक्स बचने के लिए अपने दोनों हाथों से अपने पेट को ब्लॉक करता है, लेकिन तभी कैस्टिव अपना अटैक बदलता है और पेट की जगह मुंह पर पंच मारता है और तभी वो एक और पंच उसके मुंह पर मार देता है। फेलिक्स उन अटैक से संभल पाता है। इससे पहले कैस्टिव फेलिक्स के पीछे आ गया था और अपना स्पेशल अटैक करने के लिए तैयार होता है, पर उसके पैर की दर्द की वजह से कैस्टिव बिल्कुल सही पोजीशन नहीं ले पाता, लेकिन फिर भी कैस्टिव फेलिक्स की किडनी पर काफी स्ट्रॉन्ग पंच मारता है, जिससे फेलिक्स अपने घुटनों पर आ गया था। अब फेलिक्स भी समझ चुका था कि कैस्टिव पिछले काफी टाइम से इसी मूव की तैयारी कर रहा था। वो उठने की पूरी कोशिश करता है, पर वो उठ नहीं पा रहा था और वो पूरी तरह से भी नीचे गिर जाता है। फिर फेलिक्स बिल्कुल उठ नहीं पाता और कैस्टिव जीत जाता है और इसी के साथ कैस्टिव अब मेन टूर्नामेंट में जाने के लिए क्वालिफाई कर चुका था। इसके बाद हम देखते हैं जफर कैस्टिव की तारीफ करता है कि उसने फाइनल में काफी अच्छा किया और अब वो मेन टूर्नामेंट में भी जा सकता है। साथ ही कैस्टिव पिछले काफी टाइम से बहुत हार्ड ट्रेनिंग कर रहा था, तो अब वो एक दिन का रेस्ट तो ले ही सकता है। फिर सभी ट्रेनिंग कर रहे होते और कैस्टिव सिर्फ
बैठा था, जिसकी वजह से वो बोर होने लगता है। तभी वो सोचने लगता है कि वो सिर्फ ट्रेनिंग करता है और फाइट करता है, इसके अलावा उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। तभी उसके दिमाग में आता है कि अगर वो अपने हाथों को खो देता है तो वो कैसे अपनी जिंदगी जी पाएगा। तभी फेलिक्स उसके सामने आ जाता है। वो बताता है कि आज वो इस जगह से जा रहा है और जाने से पहले फेलिक्स को बस देखना था कि कैस्टिव कितना घायल है। फिर वो कैस्टिव के साथ बैठ जाता है और उसे बताता है कि हमेशा तो वो अपने अपोनेंट को काफी आसानी से हराकर जीत जाता है, पर अब की बार उसके साथ ही ये हुआ। वो मैच हार गया, साथ ही फेलिक्स को काफी चोट भी लगी। फिर कैस्टिव उससे पूछता है कि अब वो क्या करने वाला है, जिस पर वो कहता है कि एक लूजर के पास सिर्फ जाने का ही ऑप्शन होता है, क्योंकि पहले राउंड में हारना या फाइनल राउंड में हारना दोनों बराबर ही होता है, पर फाइनल राउंड तक पहुंचने के लिए कुछ पैसे दिए जाते हैं, जो काफी अच्छी बात है। फेलिक्स बताता है कि फाइटर को ये बात पहले से नहीं बताई जाती, क्योंकि वो चाहते हैं कि फाइटर बिना किसी अवार्ड के लालच में फाइट करे। फिर फेलिक्स बताता है कि वो अपना पैसा लेते ही यहाँ से चला जाएगा। फिर वो जाने लगता है और कहता है कि कैस्टिव का बिना कोई टेंशन वाला चेहरा देखकर उसे वापस से कैस्टिव से फाइट करने का मन कर रहा है। फिर जाते हुए वो कैस्टिव को मेन टूर्नामेंट में भी ना हारने को कहता है, क्योंकि अगर वो वहाँ पर हार गया तो ये फेलिक्स की रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं होगा। जिस पर कैस्टिव कहता है कि वो जीतने का प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, पर वो फाइट के लिए पूरी तरह से तैयार है और अपनी पूरी पावर के साथ फाइट करने वाला है। तभी फेलिक्स कॉइन उछालकर मेन टूर्नामेंट के लिए कैस्टिव का लक चेक करने को कहता है। फिर वो कैस्टिव को ध्यान रखने को कहता है और तभी वो अपना कॉइन उछाल देता है और कॉइन नीचे आने के बाद पता चलता है कि कैस्टिव ने हेड चुना था और उसका गेस बिल्कुल सही होता है, क्योंकि हेड ही आया था। फेलिक्स कहने लगता है कि कैस्टिव का भी लक काफी अच्छा है, क्योंकि इससे पहले भी वो सही था और अब की बार भी सही है। पर कैस्टिव बताता है कि ये कोई लक नहीं है, क्योंकि फेलिक्स ने उसे देखने को कहा था तो उसने कॉइन को देखा था और जवाब दिया। ये सुनकर फेलिक्स हैरान हो गया था और सोचने लगता है कि क्या सही में उसने इतने छोटे से कॉइन को अपनी आंखों से इतने ध्यान से देखा कि कैस्टिव को पता चल गया कि आखिर क्या आने वाला है। वो सोचने लगता है कि क्या ये किसी इंसान के लिए करना मुमकिन भी है। फिर फेलिक्स कैस्टिव से कहता है कि अब उसे समझ आ गया है कि वो कैस्टिव से क्यों हारा, क्योंकि वो उससे बेहतर फाइटर है। और फेलिक्स को लगता है कि मेन टूर्नामेंट में भी कैस्टिव काफी दूर तक जाने वाला है। फिर वो जाते हुए कहता है कि उसे जरूर जीतना होगा और हमेशा आगे बढ़ते रहना होगा और तब तक नहीं रुकना जब तक वो टॉप पर ना आ जाए। कैस्टिव भी वादा करता है कि वो कभी नहीं रुकेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जफर उन सभी दोस्तों के साथ बैठा था और कहता है कि अब उन्हें पिकैक्स वाली ट्रेनिंग की आदत पड़ चुकी है, तो अब उन्हें अगले स्टेज पर जाना चाहिए। फिर जफर उन्हें वही पिकैक्स देता है और उसने उसका हैंडल बदल दिया था, जिसकी वजह से अब उन्हें पकड़ने में पहले से काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी। जफर बताता है कि अब उन्हें पिकैक्स पर अच्छे ग्रिप बनाने के लिए उसे और अच्छे से पकड़ना होगा, जिससे उनकी ग्रिप अच्छी होगी और ये उनका फोकस भी बढ़ाएगा। साथ ही जफर बताता है कि वो आगे चलकर हैंडल का चिकनापन और बढ़ा देगा, जैसे जैसे उन सभी को इसकी आदत पड़ेगी। फिर जफर उनसे पूछता है कि उन्हें क्या लगता है कि वो उनके ग्रिप पर इतना ज्यादा ध्यान क्यों दे रहा है, जिस पर कैस्टिव कहता है कि उनके हाथ से निकलती है, इसीलिए उन्हें अपने हाथों को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। और कैस्टिव बिल्कुल सही था। फिर जफर बताता है कि एक पंच की पावर उनकी ग्रिप पर डिपेंड होती है। फिर कैस्टिव के दोस्त कहते हैं कि यानी अब उन्हें वापस से गड्ढे खोदने होंगे। कैस्टिव का एक दोस्त कहता है कि ये काम तो काफी आसान है, पर अगर उनके पास कोई गोल होगा तो उस काम को करने में ज्यादा मजा आएगा। ऐसे बिना किसी लक्ष्य के सिर्फ गड्ढे खोदना काफी बेकार है। जफर भी मन में सोचता है कि वो सभी बिल्कुल सही है, तो जफर उन्हें एक गोल देने को कहता है। फिर वो अपने हाथ में से एक सेब दिखाता और अपनी मुट्ठी इतनी जोर से बंद करता है कि वो सेब गायब हो जाता है। सभी ये देखकर काफी हैरान हो गए थे। फिर जफर कहता है कि वो सेब गायब नहीं हुआ, बल्कि उन्हें अपने हाथों में इतनी पावर लानी होगी कि वो ये कर सके। जफर बताता है यही उनका गोल है, जैसे ही वो ये करना सीख जाएंगे उन्हें नए स्टेज पर ले जाया जाएगा। फिर जफर उन्हें जीरो डिस्टेंस पंच दिखाता है, जिससे जफर बिना अपने हाथों को ज्यादा मूव किए काफी पावरफुल पंच मारता है। ये देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं और कैस्टिव काफी खुश होता है, क्योंकि ये टेक्निक फाइट में उसके काफी काम आने वाली है। जिसके बाद वो सभी एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कैस्टिव रुस्का को देखता है, पर कैस्टिव को उससे बात करने का टाइम ही नहीं मिलता और वो आगे चला जाता है। फिर वो अपने कपड़ों को साफ कर रहा होता है, लेकिन काफी धोने के बाद भी उससे खून के निशान मिट नहीं रहे थे, जिसकी वजह से कैस्टिव काफी परेशान होता है। तभी वो उस लेडी को देखता है जो नोर को म्यूजिक सुनाया करती थी। वो उस लेडी का नाम लेकर उसे बुलाता है और उस लेडी का नाम रुस्काना होता है। रुस्काना कैस्टिव से मिलकर काफी खुश होती है और कहती है कि वो तो पहले से काफी बड़ा हो चुका है। तभी वहाँ पर रुस्का भी आ जाता है और कैस्टिव को बधाई देता है जो उसने क्वालिफायर को पास कर लिया। पर कैस्टिव मन में सोच रहा होता है कि जब वो पहले मिले थे तब रुस्का भी उसके जितना ही बड़ा था, लेकिन अब रुस्का कैस्टिव से काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। फिर रुस्का जाने लगता है, पर कैस्टिव उसे रोकता है। पर रुस्का कहता है कि उसके पास कुछ जरूरी काम है, जिसकी वजह से वो रुक नहीं सकता। वो बताता है कि वो कल सुबह फ्री है, तो अगर कैस्टिव को उससे बात करनी है तो वो आ सकता है। पर कैस्टिव बताता है कि उसे भी सुबह ट्रेनिंग करनी होती है, तो रुस्का कहता है कि वो आज शाम को मिल सकते हैं। उसी शाम रुस्का कैस्टिव के पास आता है और पूछता है कि उसे क्या बात करनी थी। तो कैस्टिव पूछता है कि क्या वो दोनों दोस्त हैं, क्योंकि पहले वो काफी जल्दी रूम से चला गया था, तो वो कभी ये पूछ नहीं पाया। तो रुस्का कहता है कि उसे ये बातें छोड़कर अपने आप को बचाने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये टूर्नामेंट काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। इस वजह से कैस्टिव जैसे किसी का जीत पाना नामुमकिन है, इसीलिए उसे इस टूर्नामेंट में जाना ही नहीं चाहिए और पीछे हट जाना चाहिए। पर कैस्टिव कहता है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं होता और वो कभी टूर्नामेंट से
भाग नहीं सकता। तो रुस्का कहता है कि कैस्टिव को हमेशा से लगता है कि वो सबसे अलग है, जिस पर कैस्टिव कहता है कि एक स्लेव का दर्द एक स्लेव ही समझ सकता है। अगले दिन बॉक्सिंग डिवीजन के सभी फाइटर को उनका नाम लेने पर स्टेज पर बुलाया जाने वाला था, पर ये कैस्टिव को ज्यादा पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि इससे उसकी बुरी यादें ताजा हो रही थी। तभी कैस्टिव के पास एमदेन आ जाता और कैस्टिव एमदेन को देखकर काफी खुश होता है क्योंकि उसे पता ही था एमदेन जैसा कोई इतना स्ट्रॉन्ग फाइटर आसानी से क्वालिफायर पास कर सकता है। फिर एमदेन उससे कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो अब कैस्टिव से फाइट करने वाला है। एमदेन कहता है कि वो किसी और से ना हारे क्योंकि उसे उससे फाइट करनी है। तभी एमदेन को स्टेज पर बुलाया जाता और वो चला जाता है। फिर यहाँ पर कैस्टिव याद करता है कि रुस्का ने उससे कहा था कि उसे पीछे हट जाना चाहिए, पर वो मन में सोचता है कि वो इतनी मेहनत करके यहाँ तक वापस जाने के लिए नहीं आया, इसलिए वो ऐसे पीछे कभी हट नहीं सकता। जिसके बाद वहाँ का किंग सभी फाइटर का वेलकम करता है और बिना किसी डर के फाइट करने को कहता है और इसी के साथ टूर्नामेंट शुरू हो जाता है और हमारा हीरो कैस्टिव भी फाइट करने के लिए तैयार था। लेकिन इसी के साथ ये पार्ट और सीरीज यहीं पर एंड होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।